है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्रामीण परिवेश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके ग्रामीण परिवेश के पेपर में, जो आपका लेखपाल का पेपर होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली आप लोगों के लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। मतलब ये कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए। जिला अस्पताल जो है जिसमें 10 लाख की जनसंख्या है, तो वो कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 300 बेड का अस्पताल चाहिए। मैंने इसमें आपको आंसर भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। एक बिस्वा जो होता है, जो 1 बीघा, जो यूपी में लगभग 1 बीघा 745 गज के आसपास माना जाता है। 1 बीघा लगभग 700-750 के आसपास गज 1 बीघा को माना जाता है। तो एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है, आप बताइए क्या अनुपात है। अगर आपको, देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने इसमें आंसर इसलिए दे रखे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को आगे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको समस्या ना हो आंसर ढूंढने में। तो आप लोग अपने हिसाब से बताना। मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जिसमें हिंदी और ग्रामीण परिवेश शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्या लगा है, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 1/20वां भाग होता है। एक बिस्वा 1/20वां भाग होता है 1 बीघा का। ठीक है, ये आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज पे आते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है। मतलब गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग, जिनकी खेती होती है, कभी भी वो कचहरी या तहसील में जाते हैं तो वो किस प्रकार से भूमि का आवंटन करवाते हैं, किस प्रकार से भूमि की जो भी जितनी भूमि होती है वो किस चीज़ में होती है। तो आपने खसरा और खतौनी का नाम सुना होगा। तो खतौनी के अंदर आपकी सारी भूमि में, चाहे आपने कोई भी कर्ज लिया हो, चाहे लोन लिया हो, कोई भी सारी आपकी जो भी जानकारी होती है भूमि की, वो आपकी खतौनी के अंदर होती है। तो खतौनी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भू कृषि का रिकॉर्ड किसमें होता है, खतौनी में। क्वेश्चन आगे आप लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया था अभी पैट के पेपर में आया था, शायद नहीं यूपीएसआई के पेपर में आया था, माफ कीजिए। तो ये भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। आप बताइए कौन से शहर को माना जाता है। तो सबसे प्राचीन शहर आपका हो जाता है, माफ कीजिए, प्राचीन शहर आपका हो जाता है वाराणसी, काशी वाराणसी। ये सबसे प्राचीन शहर है, जो यूपी का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर, इसको वाराणसी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी योजना जो एक केंद्र समन्वित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभागी अनुपात क्या होगा। मतलब राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का क्या इसमें अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 75 और 25। 75 होगा इसमें केंद्र सरकार का और 25 होगा इसमें राज्य सरकार का। तो आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि इसका रेशियो क्या होगा, ये किस प्रकार से, बहुत सारी चीज़ों का रेशियो पूछ लिया जाता है। तो अभी तो फिलहाल आप इसी क्वेश्चन को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यूपी से रिलेटेड। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। मतलब एक ग्राम पंचायत में जो ग्राम के वार्ड होते हैं उनमें से कितने लोगों को पंच के रूप में चुना जाता है, ये आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है। पंच मतलब नाम से ही सुनने में आ रहा है कि पंच मतलब 5 होता है। 5 से 9 लोगों को चुना जाता है, 9 से अधिक इसमें लोग नहीं हो सकते। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। मतलब मध्याह्न जो भोजन कराया जाता है, मिड डे मील जिसको बोलते हैं विद्यालयों में, जो यूपी के विद्यालयों में, भारत में जो कराया जाता है विद्यालयों में, तो न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जा सकता है। तो इसमें अर्धवार्षिक के हिसाब से इसका आकलन किया जाता है। मतलब हर 6 महीने में इसका आकलन किया जाता है। अर्धवार्षिक 6 महीने को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होती है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 2 ग्राम सभा की मीटिंग होती है, हर 6 महीने के अंतराल में प्रस्तावित होती है कि 6 महीने के अंतराल पर ये प्रस्तावित होंगी। तो ये 2 मीटिंग हो सकती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? मतलब घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसमें बट्टा दिया जाता है। बट्टा किसको बोलते हैं? बट्टा एक प्रकार की छूट होती है। ये शायद क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन गलत मेरे हिसाब से है। ये छूट और बट्टा ये दोनों एक ही प्रकार की चीज़ें होती, छूट और बट्टा एक ही होता है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। ये गलत क्वेश्चन आ गया है, शायद प्रीवियस ईयर में ये गलत क्वेश्चन है, इसका अंक सबको मिला होगा। तो ये गलत क्वेश्चन है, मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जा सकता। मतलब कितने रुपए से ज़्यादा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कोई भी व्यक्ति पर डे के हिसाब से 32 रुपए या 32 रुपए से ज़्यादा खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। रंगराजन की रिपोर्ट का सवाल उसी पेपर में आया है, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, ये गरीबी रेखा के आकलन करने के लिए रंगराजन को एक कमेटी बनाई गई थी। ये बाद की बातें हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लीजिए कि किस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसने पहल की है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने इसकी पहल की है। जो सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी मतलब जो वन वगैरह होते हैं, उसमें सुल्तानपुर में काफ़ी वनीय क्षेत्र है सुल्तानपुर में। तो इसका डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने इसकी पहल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक 2022 की जनगणना आई नहीं, 2021 की जनगणना अब तक आई नहीं है। तो इसी जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें लखनऊ माना गया है। वैसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए प्रयागराज को मान लेना है। गाजियाबाद और प्रयागराज में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, लेकिन इसे ऑप्शन के हिसाब से इसमें लखनऊ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसके पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जा सकता है? मतलब पीतल नगरी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि किस नगर को किस प्रोडक्ट के नाम से जाना जा सकता है। जैसे सुरमा नगरी बरेली को जाना जाता है, ये चिकनकारी वगैरह के लिए ये जाना जाता है अपना बरेली। और पीतल नगरी के लिए जैसे क्वेश्चन आ गया मुरादाबाद जाना, फिरोजाबाद जाना जाता है चूड़ियों के लिए, कांच के उद्योगों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? बताइए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। जो पंचायत समिति होती है, मतलब तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत, आपकी जिला पंचायत, इनमें स्तर पर इसे पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में जो लागत रोजगार मूल्य है वो 50,000 से कम का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, 50,000 से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? रोहिलखंड मतलब बरेली के आसपास का पूरा क्षेत्र हो गया, बरेली मुरादाबाद, इसको रोहिलखंड का क्षेत्र बोला जाता है। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? इसमें खड़ी बोली भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली इसमें बोली जाती है, या बोलियां याद कर लेना, बोलियां कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, खासकर उत्तर प्रदेश के। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में, ये तो शायद सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित? उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है, ये तो आपको पता ही होगा। आंसर आपका 75 ही है। उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति करता है। सारे उच्च न्यायालय है, जितने भी उच्च न्यायालय है, सब लोगों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय हो गए। ठीक है, इनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर, ये इसमें मेंशन कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देगा और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, शपथ की बात इसमें नहीं करते, शपथ इनमें राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? मतलब मनरेगा में केंद्र और राज्य सरकार का कितना अनुपात रहेगा? तो इसमें 75 और 25 का अनुपात रहेगा। 75 इसमें अनुपात रहेगा केंद्र सरकार का, 25 अनुपात रहेगा राज्य सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि 21 वर्ष की आयु चाहिए ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? व्यावसायिक फसल को नकदी फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक फसल जो होती है उसको नकदी फसल भी कहते हैं, उसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे जो महत्वपूर्ण फसल है, जो नकदी फसल के रूप में उपयोग होती है व्यावसायिक फसल, वो है गन्ना। ठीक है, आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। गेहूं का भी उत्पादक उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गन्ने का सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन होता है, वो भी नकदी फसल के रूप में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर। कानपुर को चमड़ा नगरी भी कहते हैं। आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नगर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य जो रेलवे का मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है। ये तो आपको पता ही होगा, इलाहाबाद में स्थित, क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। इलाहाबाद में हमारी उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इलाहाबाद बोर्ड NTPC इलाहाबाद जो अभी पेपर हुआ था उस प्रकार का लोगों ने फॉर्म भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि NREGP का फुल फॉर्म क्या होता है? NREGP का फुल फॉर्म क्या होता है? NREG और P, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ये आपके पेपर में गारंटी से फंसेगा, आप आज ही लिख के रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंसेगा। ये 3-4 पेपरों में फंस चुका है, वीडियो की वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वीडियो के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? ये आपको पता ही था अभी, चमड़े, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ कीजिए। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ जो होता है वो कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ 48, ठीक है, 1 एकड़ होता है 4800 वर्ग गज के बराबर। और 1 बीघा में, 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं। ठीक है, 1 एकड़ में ACRE, 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं। आप लोगों को शायद पता हो, 6 बीघा। ठीक है, माफ़ कीजिए कलम सही से चल नहीं रहा है, हाँ ठंड बहुत लग रही है। ठीक है, 6 बीघा होते हैं 1 एकड़ में, और 1 बीघे में होते हैं 700, लगभग 750 गज के आसपास। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब है हिंदी का थोड़ा सा प्रैक्टिस है, इसको आप लोग देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से आई है आपकी ये पाली, पाली से आई है आपकी प्राकृत, प्राकृत से आई है आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई है आपकी अभट्ट, अभट्ट से आपकी जो अभी जो आधुनिक हिंदी चल रही है वो आई है। तो ये इसका क्रम है। ठीक है, इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिए, ये किस प्रकार का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, लोगों को हमेशा इनमें कन्फ्यूजन रहता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्वर तो आपके 11 होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। और व्यंजन आपके कितने होते हैं? व्यंजन आपके इसमें होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो मेन व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है अगर विश्व की बात कर ली जाए, लेकिन ये हिंदी दिवस है तो ये 14 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द वो होता है जिसपे किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, कोई विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, वो अभिकारी शब्द, चाहे उसका लिंग में कोई भी चेंजेस हो जाए, चाहे उसके वचन क्रिया में कोई चेंज हो जाए, उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, उससे विकारी शब्द है। जैसे अव्यय होता है, ये विकारी शब्द अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय को विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर लेते हैं, दिन रात के अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए शब्दों में इस वाक्य के शुद्ध वर्तनी ढूंढिए। मतलब अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अध्ययन की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी, ये ऑप्शन नंबर बी वाली होगी, आधा या न। ठीक है, अध्ययन होगी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में भी सही दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इसकी शुद्ध वर्तनी यही होगी। ठीक है,
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये शुद्ध बर्तनी वाले शब्द हैं, इनको आप लोग देख जाइए, लुसेंट में काफ़ी अच्छे शुद्ध बर्तनी वाले दिए गए हैं। शुद्ध बर्तनी वाला इसमें सच्चिदानंद है, ठीक है, ये सर्वोत्तम गलत है। संसारिक गलत है, सांसारिक होता है। कीर्ति गलत है, कीर्ति होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनमें जो संधि होती है तो उसको संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण जब मिलते हैं तो मिलने की चीज़ को ही संधि कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में दो राजाओं के बीच में कोई भी मेल जोल होता था तो वो संधि हो जाती थी, तो यही इसका उदाहरण है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद का सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके लिए। डेली आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। बस 2 ही 4 और क्वेश्चन और बचे हैं। उपग्रह का उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? उपसर्ग हमेशा पहले लगता है ना, ट्रेन का डिब्बा आगे होता है और ट्रेन का पीछे वाला डिब्बा प्रत्यय होता है एक प्रकार से। ये मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये है उपसर्ग और ये है प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो उपसर्ग हो गया आपका ये शब्द के आदि में, ना आदि ना अंत है जिसका, मतलब आदि मतलब स्टार्ट, आदिकाल मतलब स्टार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में किस शब्द का प्रत्यय हुआ? मिठास, मिठ, मीठा, मिठ प्लस आस, ठीक है, ये आस का इसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अरे ये क्या हो रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो किस में संख्यावाचक होता है पहला पद? मतलब चौराहा, ठीक है, 4 रास्तों का मिलन, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, तो वो है द्विगु समाज जिसमें संख्या बताई जाती है, ठीक है। द्विगु समाज में संख्या बताई जाती है। द्वंद्व समाज में होता है जैसे राम सीता, ठीक है, राम सीता, ये द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके समास हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रदान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये समास को आप लोग देख लें एक बार को, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग 2-3 बार देख लें, आपका अच्छा हो जाएगा। राजा के पुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास होता है? मतलब राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास होगा। राजा का पुत्र इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये है बेमेल को छांटिए। इसमें बेमेल कौन सा है? घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, परिवार, बच्चे, प्रियजन, ये एक प्रकार से हो गए और बेमेल इसमें हो गया आपका घर, ठीक है। तो ये तीनों एक प्रकार से हैं, संबंध रखते हैं, और घर अलग प्रकार से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 का ये क्या बोलता है? समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता, तो इसमें समस्या, ठीक है, समस्या भी एक प्रकार का शब्द है, कठिनाई भी है और जटिलता भी, लेकिन खेद अलग प्रकार का शब्द है, तो ये तीनों एक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कर्कश का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कर्कश मतलब मधुर, ठीक है, कर्कश का विलोम हमेशा मधुर होगा, ठीक है। कर्कश मतलब बेकार, मतलब एकदम जो कठोर होगा उस प्रकार से, तो इसका मतलब है मधुर, ठीक है। कर्कश का जो विलोम है वो मधुर होगा, माफ कीजिए, कर्कश का विलोम मधुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? श्री गणेश का विलोम इतिश्री हो जाएगा। ये तो हमेशा शायद आपको पता हो, इतिश्री होता है श्री गणेश का विलोम, इतिश्री हो जाएगा आपका श्री गणेश का विलोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 ही 5 क्वेश्चन बचे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है, इंद्रजीत हो जाता है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। इसमें तो इंद्रजीत आ जाएगा, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सका हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। नया है, जो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या करता है? उच्च कुल में कुलीन व्यक्ति पैदा होता है, उसको कुलीन कहते हैं। जो उच्च कुल में व्यक्ति पैदा होता है उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को कुलीन कहते हैं, ठीक है। धनी लोगों के घर में पैदा हुए व्यक्ति को धनी कहते हैं। सवर्ण, जो उच्च खानदान में पैदा होता है वो सवर्ण व्यक्ति उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका सी, इच्छावाचक, ठीक है। और ये आपके 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, ये आपके लिए मैंने करा दिए, और आगे जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट सेट में कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। डेली आपको ऐसा डोज मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आपका